चलो बेटा, अब हम कल वाला लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन में कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे हम, अब मैं बात करता हूं जीरो रिजल्टेंट की। जीरो रिजल्टेंट, बेटा जीरो रिजल्टेंट कब आएगा हमने डिस्कस ये करना भी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब आता है, कि किस कंडीशन में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो भाई जैसे दो वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, तीन वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है आज। दो वेक्टर्स के लिए, तीन वेक्टर्स के लिए, उस तरह की बात करेंगे। जीरो वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इसके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड भी यूज होगा। तो बेटा देखो, जैसे पहले दो वेक्टर की बात करूं तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। बेटा मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर हैं तो उन दोनों, अगर वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा जीरो। रिजल्टेंट जीरो। तो जैसे पहले दो वेक्टर की बात करूंगा, आपसे कोई पूछे दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, तो बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करने के लिए कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तब होगा व्हेन वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। व्हेन वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल लेके समझा दूं। जैसे मान लो एक बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं। मान लो मैंने बॉडी पर दो फोर्स लगाए, 10 न्यूटन का इधर, 10 न्यूटन का इधर। तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या तो बोलो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या बोलो दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये बोल सकते हो आप, कई बार हम कहेंगे बैलेंस कर लेंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इनका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। तो जब दो वेक्टर की बात करते हो तो दो वेक्टर अगर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, चाहे वो फोर्स वेक्टर हो, कोई और वेक्टर हो, फोर्स का तो एक एग्जांपल दिया मैंने जस्ट समझाने के लिए। जैसे मैं इस पेन के ऊपर, अगर इस पेन के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊं, मान लो 10 न्यूटन का इधर लगा दिया, 10 न्यूटन का इधर लगा दिया, तो इसका मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स ऑन दिस पेन विल बी जीरो। ये तो बात हुई दो की। अब मैं, अच्छा देखो एक चीज और, जब भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा ना, वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा, तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम, वर्ड यूज करते हैं कि इक्विलिब्रियम वर्ड। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो। तो कई बार तो यूं कहेंगे भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, या कब, कई बार यूं कहेंगे दो वेक्टर इक्विलिब्रियम में कब होंगे। तो बेटा दो वेक्टर इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, जब वो दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब बात है दो से ज्यादा वेक्टर्स की। दो से ज्यादा वेक्टर्स की बात करूं, मैं तीन वेक्टर की बात कर लूं। भाई तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। देखो बेटा मान लो हमारे पास तीन वेक्टर हैं, मान लो तीन वेक्टर हैं। अगर मैं उन तीनों को एक ट्रायंगल की तीन साइड्स के द्वारा, उन तीनों को एक ट्रायंगल की तीन साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, उन तीनों को एक ट्रायंगल की तीन साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो अगर ये सेम ऑर्डर में हो तीनों के तीनों, तो एक क्लोज ट्रायंगल बन गई, क्लोज ट्रायंगल बन गई। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इनका रिजल्टेंट जीरो है। याद करो जब मैंने शुरू में रिजल्टेंट समझाया था ना, रिजल्टेंट क्या बताया था मैंने कहा था रिजल्टेंट वो होता है जो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जाता है, उसको रिजल्टेंट कहा था। याद कर लो आप एक बात, जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक वेक्टर था, उसको हम कहते थे रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें तो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक ही जगह है, फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक ही जगह है, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो है। यूं दिखाने का मतलब है, देखते ही आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है। इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है, मतलब मैं कह सकता हूं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का वेक्टर सम जीरो है। इन तीनों का वेक्टर सम जीरो है, मींस ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। दीज थ्री वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। अब से तीन वेक्टर हो चाहे 10 हो, अगर आपके पास कई सारे वेक्टर हैं, कई सारे वेक्टर हैं, अगर आप उन सारे वेक्टर्स को एक क्लोज्ड पॉलीगन की, कितने भी वेक्टर हो चाहे वो,
मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर बना देता हूं, कितने भी वेक्टर हों। अगर एक बॉडी पर कई सारे वेक्टर लग रहे हैं और आपने वो सारे वेक्टर क्लोज्ड पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में दिखा रखे हैं, सेम ऑर्डर में क्लोज्ड पॉलीगन की, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इन सब का रिजल्टेंट जीरो है। यूं बढ़ाने का मतलब है कि फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक जगह आगे, फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक जगह आगे, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो है। तो मैं यहां कह सकता था कि वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट इज जीरो, या मैं कह सकता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इन सब का सम जीरो। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। हाँ, फॉर्म क्लोज फिगर, बिल्कुल सही अरमान सेखू, बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहा तू। इसका मतलब तुमने पढ़ रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने पढ़ रखा है, जो मैं बोल रहा हूं वही टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा है अरमान सेखू, बहुत अच्छी बात। किसी भी शेप में हो सकते बेटा, किसी भी शेप का कोई चक्कर नहीं होता फिजिक्स में, शेप से मतलब मत समझो, चाहे आपके पास 10 वेक्टर हो चाहे 50, कैसे भी बना रहे हो, अगर वो एक क्लोज्ड पॉलीगन सेम ऑर्डर में बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन सेम ऑर्डर में बना रहे हैं, तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है। सेम ऑर्डर में होना चाहिए, शेप का कोई चक्कर नहीं, इरेगुलर हो गया तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये ट्रायंगल का बना दिया, ये अपने पेंटागन बन गई, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी शेप हो जाए, शेप का कोई चक्कर नहीं है, ये तो जस्ट एग्जांपल है, मैंने जो ठीक सा लगा ऐसी शेप बना दी जो देखने में भी ठीक लगा, बस, और कोई चक्कर नहीं है। एक कंसेप्ट ध्यान कर लो बस। जो आपने ये डायरेक्शन पूछी भी, डायरेक्शन नहीं होगी क्या, देखो तो डायरेक्शन तो है, तभी तो आपने एरो लगा रखी है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई अगर ऐसा कहीं बड़ा दिखे तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो बोल देना, इतनी चीज याद रखनी होती है बस आपने भाई, इसका मीनिंग वैसे भी याद भी क्या रखनी है, कंसेप्ट भी है। देखो आप भाई रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक, तो ये फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक ही जगह आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट अपने आप जीरो हो गया। तो शेप का कोई चक्कर ही नहीं है, मैंने बता दिया, डायरेक्शन इस तरह की बनाई रखी है हमने, एरो ये डायरेक्शन तो शो करनी बेटे। अब देखो इसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तीन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, ये बार बार यूज होगा, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, इसके बारे में जो यूज होगा आगे चल के वो बता दूं। अभी तो देखो कंसेप्ट तो इतना ध्यान रखना है कि पहले तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, जब वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, एक तो पॉइंट याद रखना है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। फिर दो से ज्यादा हो तो जितने भी हो, दो से ज्यादा, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, कितना भी। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना कि अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में एक क्लोज्ड पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं, अगर हो सकते हैं ऐसा रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। अब है तीन वेक्टर की बात, जो यूज होगा आपका, या तो दो वेक्टर रिजल्टेंट जीरो वाली कंडीशन बार बार यूज होती है, या तीन वेक्टर रिजल्टेंट की कंडीशन बार बार यूज होती है। उस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीज हमें सोल्व करनी, क्या अभी हमें याद रखना है, ताकि हम आगे उसको अप्लाई कर सकें, खासकर फोर्स वाले चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज में बहुत यूज होगा। ये इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट जीरो आना, इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट जीरो आना। तो ये कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाएगा, तो उसको यूज करने का तरीका बता देता हूं अब मैं। जैसे देखो हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है बेटा, मान लो हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। ए और बी के बीच में एंगल, मैंने एंगल निकालना सिखाया था, मान लो ए और बी के बीच में एंगल है अल्फा, ए और बी के बीच में एंगल है अल्फा, बी और सी के बीच में है मान लो बीटा, सी और ए के बीच में है मान लो गामा, कोई भी नाम दे दो, अल्फा बीटा गामा कोई नाम दे दो। मैंने इन तीनों के बीच में एंगल बना लिए। अब इन तीनों के बीच में मैंने एंगल बनाई है, ये अल्फा बोल दिया मैंने, ये बीटा बोल दिया, ये गामा बोल दिया, कोई अल्फा बीटा नाम गामा सिंबल है, कुछ भी नाम रख सकते थे आप। तो बेटा एक है लेमीज थ्योरम, एक थ्योरम है, नाम याद रखना है, लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम, लेमीज साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने थ्योरम दी, उस थ्योरम का नाम याद रखना बस, जो मैं उसका रिजल्ट बताऊं बस, वो रिजल्ट ध्यान रखना होता है, उसका यूज करना कि न्यूमेरिकल में, बाकी सिलेबस में तो नहीं है ये लेमीज थ्योरम, एज पर सिलेबस चलो तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यूज होती है आगे चल के तीसरी यूनिट में, तो इसलिए बता रहा हूं बस। यहां लेमीज थ्योरम इस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तीन वेक्टर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन से रिलेटेड है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या कहती है,
लैमिज थ्योरम कहते हैं कि अगर मान लो तीन वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, तीन के लिए है, तीन से ज्यादा के लिए नहीं, अभी तो तीन के लिए, अभी तो तीन की बात करेंगे अभी। तो तीन वेक्टर अगर इक्विलिब्रियम में है और आपने उन तीनों को एक ट्रायंगल की तीन साइड्स के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रखा है, इन जैसे मैंने दिखा रखा है, ये ए बी सी तीनों दिखा दिए, तो लैमिज थ्योरम कहती है ए बाय साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाय साइन गामा इज इक्वल टू सी बाय साइन अल्फा। तो ए बाय साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाय साइन गामा इक्वल टू सी बाय साइन अल्फा। मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड लिया अपने एबीसी के मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड लूंगा, ए का मैग्नीट्यूड लूंगा तो एंगल आएगा बी और सी के बीच का, एंगल बी और सी के बीच का है। जब मैं बी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो एंगल आएगा सी और ए का, एंगल सी और ए का। अगर मैं सी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो एंगल आएगा ए और बी का। जैसे ए के नीचे आया बी और सी का एंगल, बी के नीचे आया सी और ए का एंगल, सी के नीचे आया ए और बी का एंगल। तो ये स्टेटमेंट है, बस ये इस रेशो ध्यान रखनी, बस ये कि तीनों बराबर होते हैं। ठीक, तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं उससे बाकी दूसरे दो का एंगल ले लो, बाकी दूसरे दो का एंगल ले लो साइन के साथ। इसी स्टेटमेंट का नाम लैमिज थ्योरम है। अब ये इक्विलिब्रियम में मैं कह रहा हूं तीसरी यूनिट में यूज होगी, इसकी स्टेटमेंट सिलेबस में नहीं है, मैंने फिर भी बताई आप लोगों को, क्योंकि कई जगह हम यूज कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम वी विल गेट दिस, या कई बार बुक्स में लिखा मिल जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू लैमिज थ्योरम, तो बच्चा सोचेगा हमने लैमिज थ्योरम पढ़ी नहीं। सिलेबस वाइज तो इसका दूसरा तरीका भी है आगे चल के, अगर हम बगैर लैमिज थ्योरम ही पढ़ेंगे तो भी इसका तरीका है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, नोट करो, दो बल्कि एक नहीं दो पॉइंट लिखो, दो पॉइंट लिखो। इन पॉइंट्स थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये डायरेक्ट याद रखने हैं अपने। पहला पॉइंट लिखो, मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। एक बार पॉइंट लिखो, मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, minimum 3 vectors are required for resultant to be zero, for resultant to be zero। पूरा पॉइंट लिखना है, minimum 3 vectors are required for resultant to be zero if vectors are of unequal magnitude। पॉइंट बोला मैंने, पूरा लिखना है, minimum 3 vectors are required for resultant to be zero if magnitude of vectors is unequal and vectors are coplanar। ये पॉइंट याद रखना है, minimum 3 vectors are required for resultant to be zero if magnitude of the vectors is unequal and vectors are coplanar। मतलब क्या है इसका, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि भी कभी भी दो वेक्टर, पॉइंट सुनो इसका मीनिंग क्या बताना चाह रहा हूं मैं, पॉइंट ये याद रखना है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं जरूर। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है ना, पॉइंट सुन लेना, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो उनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आएगा। अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो उसके लिए कम से कम 3 वेक्टर्स तो होने ही चाहिए, कम से कम 3 वेक्टर तो होने ही चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी, ये वेक्टर हैं आपके पास। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो देखो जैसे ये 3 वेक्टर हैं ए बी सी, आपको कोई बोले इनका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, इन 3 का रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, तो इसको एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, एक पॉइंट और ध्यान कर लो। अगर 3 वेक्टर हो ना, 3 वेक्टर हो तो उनमें से किन्हीं दो का रिजल्टेंट निकालो, उनमें से किन्हीं दो का रिजल्टेंट निकालो। बेटा मान लो ए और बी का मैंने रिजल्टेंट निकाला, मान लो ए और बी का रिजल्टेंट आया मेरा R1 वेक्टर, ये R1 है, ए और बी का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ दिखा रखा है मैंने। तो बेटा इफ मैं चाहता हूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आए, इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आए, तो ये R1 मैंने पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाला, मान लो मैंने ए और बी का रिजल्टेंट निकाला R1, तो R1 तो ये है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अगर R1 वेक्टर माइनस सी के बराबर हो, ये पॉइंट नोट कर लो,
अगर R1 वेक्टर माइनस सी के बराबर हो, R1 वेक्टर माइनस सी के बराबर हो, देन नेट रिजल्टेंट विल बी जीरो, देन नेट रिजल्टेंट विल बी जीरो। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि अगर R1 सी के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, अगर R1 सी के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये आपस में बैलेंस हो गए तो टोटल रिजल्टेंट कैंसिल होके जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ? ये है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, सुनो दोबारा बात को, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्विवेलेंट अपोजिट हो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्विवेलेंट अपोजिट हो, तो नेट रिजल्टेंट विल बी जीरो, देन नेट रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो पहले आप क्या करो, देखो कंडीशन है, ये याद रखनी होती, क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, पूछे जाते हैं। तो कई बार पूछते हैं तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, कई बार किस लैंग्वेज में आंसर दे रखे, चार ऑप्शन उसमें छाटना पड़ेगा। एक तो मैंने बताया ट्रायंगल वाला, किस सेम ऑर्डर में दिखा दो, वो भी ऑप्शन मिले तो उस पर टिक कर दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दूसरी ऑप्शन ये मिले तो आप ये कह दो कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट किन्हीं दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट हो तो टोटल रिजल्टेंट विल बी जीरो। अगर इस तरह की लैंग्वेज मिले तो उस पर टिक कर दो। तो इस तरीके से आपको बताना, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो की ये कंडीशन बार बार यूज होगी, याद रखनी है चीज आगे चल के। तो ये रिजल्टेंट जीरो के लिए, और रिजल्टेंट जीरो के लिए मैंने कहा है भाई, या तो रिजल्टेंट जीरो बोल लगा वो, या वो इक्विलिब्रियम बोल लगा। एक ही मतलब है दोनों बातों का। या तो कहेगा भाई रिजल्टेंट जीरो की कंडीशन बता दो, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता दो। तो यही चीज बतानी होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि रिजल्टेंट उनका जीरो है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं रिजल्टेंट जीरो के लिए। रिजल्टेंट जीरो के लिए मैं आसान सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। जैसे मान लो, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से एक आसान सा एग्जांपल ले लेता हूं। भाई मेरे पास मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर 10 न्यूटन, फोर्स है 10 न्यूटन का, एक फोर्स है 10 न्यूटन का, एक है 10√2 न्यूटन का। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। एक बच्चा पूछ रहा है मीनिंग ऑफ कोप्लेनर, तो बेटा सबसे पहले लेक्चर सुन लेना मेरा। कोप्लेनर के लिए सबसे पहला लेक्चर सुन लेना वेक्टर्स में, वो मैंने बता रखा है मीनिंग ऑफ कोप्लेनर। देखो अब ये तीन वेक्टर हैं, 10 न्यूटन, एक 10√3, इन दो का एंगल 90 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था भाई दो वेक्टर इक्वल हो, एंगल 90 डिग्री हो, इन दो की बात कर रहा हूं मैं, इन दो की। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा। इन दो पहले इन दो का रिजल्टेंट निकालो। तो इन दो का रिजल्टेंट 10√2 न्यूटन, इन दो का रिजल्टेंट। अब इन दो का रिजल्टेंट इसके इक्विवेलेंट अपोजिट आ गया, इसके इक्विवेलेंट अपोजिट आ गया, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट जीरो, नेट रिजल्टेंट जीरो। तो नेट रिजल्टेंट इसका जीरो। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताने की कोशिश करी है कि तीन वेक्टर थे, दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब तीनों का मिला के टोटल रिजल्टेंट जीरो कहलाएगा, मतलब ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। तो ये मीनिंग था जो मैंने बात बताई उसका, कि भाई तीन दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट आना चाहिए, ये मीनिंग है उस बात का। ठीक, इसके बाद एक अगला पॉइंट नोट करो, मिनिमम 4 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट नोट करो, मिनिमम 4 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट लिखो, मिनिमम 4 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो, फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो if वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। लिख लो पॉइंट, ध्यान रखना। ये पूछा जाएगा, इसका मीनिंग याद रखना। अभी समझना ही कुछ इसमें कुछ नहीं है कि क्यों ऐसा कैसे, उसका कोई हमें जरूरत नहीं है हमें, लेकिन पॉइंट याद रखना है। मिनिमम 4 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो इफ वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो तो कम से कम 4 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए। अगर नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर हुए या 2 हुए तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। कम से कम 4 वेक्टर चाहिए अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और आप ये चाहते हैं उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो रिजल्टेंट जीरो चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर का कम से कम 4 वेक्टर चाहिए। 3 वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर होते हुए रिजल्टेंट जीरो कभी नहीं आता। ये पॉइंट नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं वेक्टर सबट्रैक्शन की। वेक्टर सबट्रैक्शन की, वेक्टर सबट्रैक्शन, वेक्टर सबट्रैक्शन।
देखो बेटा, वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी ध्यान रखना होता है। वेक्टर्स में डिवीजन नाम का कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो हमने एडिशन पढ़ी, अब हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मीनिंग समझो पहले 2 मिनट, अगली 2 मिनट ना ध्यान से मेरी बात को सुनना, और फिर आगे मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा, तब चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगी। पहले सुन लेना, लिख लेना बातों को। बेटा मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ए और बी, थीटा इनके बीच में स्मॉलर एंगल है। मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ए और बी, और थीटा इनके बीच में मैंने कहा स्मॉलर एंगल है। किसी ने मेरे को कहा भाई इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ए में से बी को माइनस भी करना पड़ सकता है और बी में से ए को भी करना पड़ सकता है। तो मेरे को किसी ने कहा भी ए में से बी को माइनस करो। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना चाहता हूं। तो पहले तो मैं एक बार वेक्टर ए और बी बना दूं। मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, और थीटा इनके बीच का एंगल है। तो देखो बेटे, तो ये एक वेक्टर मान लीजिए मैंने दिखा रखा है ओपी से ओक्यू से, ओपी से ओक्यू से। अब किसी ने बोला भी 2 वेक्टर हैं ए और बी, थीटा इनके बीच का एंगल है और आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले समझो सब्ट्रैक्शन क्या है। अगर मैं इसको देखूं तो आप बताओ मुझे, क्या मैं ए माइनस बी को, आप सुनते जाना पहले भाई, ए माइनस बी को क्या मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी लिख सकता हूं भाई? बेटा देखो, ए माइनस बी का मतलब ये लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आ गई, अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर का माइनस नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं, सुनते जाओ भाई ध्यान से, अगर मैं ए वेक्टर में माइनस बी का मतलब क्या? नेगेटिव ऑफ बी, माइनस बी का मतलब नेगेटिव ऑफ बी। अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं, ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं तो मेरा सब्ट्रैक्शन होगा। ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं तो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बेटा, तो ये जो 2 वेक्टर हैं ए और बी में, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ए में मैंने बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया। तो अगर मैं ए में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देता हूं तो उसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह कि सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक में दूसरे का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो। एक वेक्टर में अगर आप दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं तो उसी को वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक किस्म से वेक्टर एडिशन है। बस फर्क क्या है? एडिशन में तो जो 2 दे रखे थे एज इट इज ऐड कर दिए थे अपन। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जो सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जो सब्ट्रैक्ट करना है ना पहले उसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और वो जो नेगेटिव है वो एक में दूसरे में ऐड करना है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक किस्म से वेक्टर एडिशन ही है, बट उसके लिए एक वेक्टर का हमें नेगेटिव वेक्टर चाहिएगा। जो सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसका नेगेटिव बनाओ, उसको एज ए वेक्टर ट्रीट करके दूसरे में ऐड कर दो, इसी को वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये मेरे पास 2 वेक्टर हैं, तो मैं बी का नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा पहले। तो बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जो बी के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, जो बी के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा। तो बी के इक्विवेलेंट अपोजिट तो यहां बनेगा भाई, ये बी के इक्विवेलेंट अपोजिट बना दिया मैंने। मान लो ये टी पॉइंट है तो इसको मैं बोल दूंगा माइनस बी। तो मैं बी के इक्विवेलेंट अपोजिट बना दिया मैंने, माइनस बी बन गया मेरा। तो इसको मैं कहूंगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। अब मैं क्या करूंगा? ए में ये ऐड करूंगा, ए में ये वेक्टर ऐड करूंगा, और एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लगाऊंगा। एडिशन ही एक किस्म से, इसमें ये वेक्टर ऐड करना है, अगर इसमें ये वेक्टर ऐड करना तो वेक्टर एडिशन के रूल लगा दो। वेक्टर एडिशन के रूल के लिए ये एंगल चाहिएगा हमें, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, और पैरेललोग्राम लॉ से मैं इसका रिजल्टेंट दिखूंगा। मान लो ये पॉइंट एस पॉइंट है, तो भाई पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ओएस डायगोनल, एक वेक्टर ये बन गया ओपी, एक वेक्टर हो गया ओपी, एक वेक्टर होगा ओटी, एक वेक्टर ओपी, एक वेक्टर ओटी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ दिस ओएस इज द रिजल्टेंट, ये ओएस रिजल्टेंट हो गया। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से, सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से, और कुछ नहीं करना। जैसे
हमारे पास ना पैरेललोग्राम लॉ से एक फार्मूला आया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, अब हमें ये तो तब था जब ए और बी की बात कर रहे थे हम, ए और बी की। अब किसकी बात करें? ए और माइनस बी की। ए और माइनस बी की बात कर रहे हो तो ये एंगल चाहिए हमें, ये एंगल, ये एंगल। अगर ये एंगल चाहिए तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो बेटा, हमें यहां मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, मैग्नीट्यूड्स तो नेगेटिव साइन का तो कोई रोल नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। जो आपने पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालना सीखा है ना, वहां थीटा की जगह 180 माइनस थीटा बढ़ना है। वहां थीटा की जगह 180 माइनस थीटा क्यों बढ़ना है? क्योंकि उसमें तो आप एडिशन कर रहे थे, ये एंगल निकाल रहे थे, इसमें इन दो का एंगल चाहिए अपन, इन दो का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो एंगल की जगह 180 माइनस थीटा भर दो बस। और आपको शायद पता होगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा बनेगा, याद कर लो। cos 180 माइनस थीटा आपका 180 में नाम चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं होता, cos का cos रहेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो कन्वर्ट होकर आ जाएगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कन्वर्जन आपको आता होगा, तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट आ गया बेसिकली। ये चाहिए हमें, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, माइनस कोस आएगा बेटे, माइनस कोस, बिल्कुल सही, बच्चों को पता है ऐसा, बिल्कुल सही, कोई बच्चों ने लिख दिया। एक बच्चा भाई, एक अरमान है लड़का, ये छोटी छोटी चीजें पूछ रहा कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कोप्लनर क्या होते हैं। बेटा आपको, मेरे ख्याल से आप नए आए हैं, आपको पिछले लेक्चर सुनने पड़ेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। तो पिछले लेक्चरों में जाओ, लेक्चर 1 से सुनना स्टार्ट करो वेक्टर के, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। जो भी नया बच्चा है ना, उसको कुछ लेक्चर मिलेंगे कोर्स लिस्ट में, फिजिक्स की क्लासेस में देखोगे आप, कोर्स लिस्ट में पिछले लेक्चर कुछ इसी में मिल जाएंगे पिछले लेक्चर, वो देखो तब चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जैसे आपको इसका मतलब आपको नेगेटिव वेक्टर नहीं पता, कोप्लनर वेक्टर नहीं पता, तो इसका मतलब आपकी क्लास मिस हुई होंगी शुरू में, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। वरना छोटी छोटी चीजें बाकी सारे बच्चों को आती हैं ये। तो अब ये इधर सुन लो भाई, अब मेरे काम की बात सुनो। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे को दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा उनका रिजल्ट, उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालने का मतलब जो भी सब्ट्रैक्ट करना, जैसे बी सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं बी का नेगेटिव वेक्टर ले लूंगा, बी का नेगेटिव वेक्टर ए में ऐड कर दूंगा, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल दूंगा, पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट निकाल लो। कुछ नहीं करना मुझे, जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना उसका नेगेटिव बना लो और एक ए वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो, सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से, और मॉडिफाई होकर रिजल्टेंट ये आ जाता है आपका। अब इसमें भी देखो, कई बार आपसे ये एंगल भी पूछ के भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल रिजल्टेंट का एंगल, जैसे बीटा एंगल मान लो यो, आपको अगर ध्यान हो ना, तो यहां मैंने जब ये निकाला था पैरेललोग्राम लॉ से, तो टेंजेंट बीटा भी निकलवाया था एक, वो आया था बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये निकलवाया था। इसमें वही काम करना, उसमें तो क्या था कि ये एंगल चाहिए था तो थीटा आ गया था, इसमें हमें ये एंगल चाहिए नीचे वाला, तो उस थीटा की जगह ये एंगल भर दो 180 माइनस थीटा बस, तो यहां से बीटा निकल जाएगा सीधा सीधा। तो बीटा निकालना हो तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इसको मॉडिफाई करके देखूंगा तो देख लो क्या बनना चाहिए, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा। अब ये मेरे पास अब क्या आया, देखो अब अपने काम की बात सुन लो भाई। जो हमें क्वेश्चंस के लिए चाहिए वो ये चाहिए कि आपको दो वेक्टर देंगे, आपको कहेंगे एक में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने यहां से ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, आपको कहेंगे सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाल लो। तो आप इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो, कंपेयर करके याद कर सकते हो। कंपेयर करके कैसे याद करोगे? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट में क्या फर्क है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट में एक के फर्क आ रहा है, देखोगे तो इसमें यहां प्लस का निशान है, इसमें यहां माइनस का निशान है, बस ये फर्क है। एंगल वाले फार्मूले में भी यहां प्लस का निशान है, यहां माइनस का निशान है, अगर फार्मूला याद करते हो तो आप, तो इस तरीके से आप थोड़ा उन दोनों कंपेयर करके याद कर सकते हो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रिजल्टेंट। बेसिकली सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही है, बट उसमें एक का नेगेटिव वेक्टर चाहिए अपन, और कुछ नहीं है ये।
वही पैरेललोग्राम लॉ है वगैरह आपके अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, मैंने यहां ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो या बी में से ए भी कर सको, ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि कोई बच्चा ये बोल दे, बच्चा जी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, सॉरी बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो कर देते हैं भाई। एक बच्चे ने पूछा भी है, यूं दिमाग घुमाया करो। इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे जब तुम पूछते हो। एक बच्चे ने पूछा है अभी मेरे से कि सर अगर बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर कैसे बनेगा, वो भी बना देता हूं मैं। अगर बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है, इस तरह पूछा करो चीजें, उसको भी बना देता हूं। वेरी गुड भाई। देखो ये ए वेक्टर था मेरा, ये बी वेक्टर था मेरा, ये थीटा था बेटा, ये पॉइंट मैंने ओ बोला था बेटे, ये पी बोला था, ये क्यू बोला था। बच्चा बोल रहा है कि बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, तो बी में से ए को कर देते बेटे। तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब बेटा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बी में से अगर आप ए को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसका मतलब बी में ए का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो, बी में ए का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो। तो ए का नेगेटिव क्या बनाऊंगा, ए का नेगेटिव इसके इक्वल अपोजिट होगा, तो ए का नेगेटिव वेक्टर बना लो पहले इसके इक्वल अपोजिट, ये होगा ए का नेगेटिव वेक्टर। अब ये होगा माइनस ए, तो ये बी है मेरा, ये माइनस ए है। अब इसको मैं बोल देता हूं टी पॉइंट, तो माइनस ए और बी इनका रिजल्टेंट चाहिए मुझे, इन दो का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दो का रिजल्टेंट बना दो बेटे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो भाई। ये मान लो एस पॉइंट है, तो बेटा ये रिजल्टेंट होगा इनका, ये रिजल्टेंट आ गया। पैरेललोग्राम आना चाहिए बस, पैरेललोग्राम ला। बेसिकली ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक यूज आएगा चेंज इन वेक्टर के लिए। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करो, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। क्या देखो लिखा कैसे मिलेगा, कैसे हमने खुद एनालाइज करना है कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट होगा या बी में से ए। मैं एग्जांपल दूंगा ना फिर क्लियर होंगी बातें। ये अभी थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूं ना अभी तो मैं जस्ट। तो देखो बेटा अब की बार इनके बीच का एंगल वही सेम 180 माइनस थीटा, एंगल 180 माइनस थीटा, तो सेम रिजल्ट होगा, कोई चक्कर नहीं। बस फर्क क्या होगा, अब की बार देखो पिछली बार रिजल्टेंट यहां आया था, पिछली बार रिजल्टेंट यहां आया था, अब रिजल्टेंट ऊपर आ गया, तो रिजल्टेंट का वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, वैल्यू या मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो चाहे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, कोई बच्चे ये बोल देंगे रिजल्टेंट सेम आएगा, रिजल्टेंट सेम नहीं आएगा, ना 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 ना, रिजल्टेंट सेम नहीं आएगा, ध्यान रखना। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो या बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्टेंट सेम नहीं आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आया। ये पॉइंट नोट कर लो, रिजल्टेंट सेम बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो रिजल्टेंट सेम बोलना अलग चीज है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम बोलना अलग चीज है, काम की बात है यार। देखो रिजल्टेंट सेम आने का मतलब तो ये होया, सुनिए मेरी बात, इसमें देखो पहले वाले में क्या था, जब बी माइनस करा था रिजल्टेंट यहां आया था, तो डायरेक्शन अलग थी, पहले वाले की डायरेक्शन नीचे थी, इसकी डायरेक्शन ऊपर, तो यू कैन कांट से कि रिजल्टेंट सेम आया। आप कह सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आया, हम यूं कहते हैं, बल्कि देखो वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी माइनस ए आर नॉट इक्वल टू, ये पॉइंट लिख लो, लिख लो, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते, बट ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए, ये तो लिख सकते हो आप। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ऊपर वाले में बीच में कांटा मारना पड़ेगा भाई, ना 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 ना, अब की बार वो बी के साथ बनेगा बेटा अनिकेत, वो बी के साथ बनेगा, बी के साथ, बी के साथ। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये चीज इक्वल नहीं है, ये चीज इक्वल नहीं है, बट ये चीज इक्वल है। ये बड़ा काम की बात है यार, ध्यान रखियो, ये चीज इक्वल नहीं है बट ये चीज इक्वल है। हाँ निर्विका बिल्कुल सही, निर्विका सही, हाँ हाँ हाँ। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, तो दोनों बात लिख लो। ये कई बार ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कौन से फार्मूला ठीक लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, चार ऑप्शन में से एक ठीक छांटना होता है। हाँ निहालनी बहुत अच्छी बात पकड़ी तूने, बहुत अच्छी बात पकड़ी निहालनी, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। आप लिख लो ये बात भी, बिल्कुल सही बात बोली निहालनी ने, लिखो
आप नोट करो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन उन दोनों लॉ को फॉलो करता है, बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। देखो एडिशन में देखो, एडिशन में a प्लस बी और b प्लस ए, ये भी इक्वल लिख सकते हो आप, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी ठीक है। एडिशन में तो ये दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं एडिशन में तो, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोगों ने, काम की बात है ये। अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन करवाते हैं, इसका मीनिंग निकाल के क्या है, मतलब क्या है इन चीजों का, सब्ट्रैक्शन की जरूरत कहां पड़ गई आपने, कि भी किस लिए पढ़ा हमने, इसके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। पहले छोटे छोटे तुमने खुश कर दूं एक बार, क्योंकि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल देता हूं। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेटा ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। मैं समय के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, देख बेटे समय, चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, ये सोच तू एक बार, ये ए है ये बी है। समय एक बार समय का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बेटा, सुनो एक बार। मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो माइनस बी तो यहीं आएगा ना बेटा, माइनस बी यहां आएगा, तो ये रिजल्टेंट आ गया यहां। लेकिन बेटे अगर मैं माइनस ए करूंगा, ए यहां है बी यहां है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो माइनस ए तो इधर ही आएगा ना बेटे, तो इसका रिजल्टेंट यहां आएगा, इसका रिजल्टेंट यहां आएगा। तो इसमें रिजल्टेंट यहां आया, इसमें रिजल्टेंट यहां है, तो ये और ये इक्वल थोड़े नहीं हुए, ये और ये इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। बेटा देखो, एक तो जो बच्चे नए आए ना, उसको मेरे पिछले लेक्चर सुनने हैं, खासकर वेक्टर के और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। जो भी नए बच्चे आए उनके लिए बता रहा हूं, तो वो लेक्चर कहां सुने। लेक्चर एक तो सुन सकते हो बेटा, कुछ लेक्चर तो मिलेंगे आपको, कोर्स लिस्ट है कि कोर्स लिस्ट ऐप के ऊपर, उसमें फिजिक्स के अंदर जाना, पुराने लेक्चर +1 के मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेक्टर के, वहां से पुराने लेक्चर सुनना। कुछ लेक्चर वेक्टर के आपके न्यू पैकेज में ही होंगे, वहां से सुन लेना। अब बुक की बात क्या है, बुक के लिए बता देता हूं बेटा। बुक के लिए जिसको आईआईटी की तैयारी करनी है, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, उनको HC वर्मा बुक सोल्व करनी है। HC वर्मा, मैं नाम लिख देता हूं, HC वर्मा। ये बुक सोल्व करनी है HC वर्मा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन ये बुक अभी नहीं उठानी आपने, जब मैं वेक्टर खत्म कर दूंगा ना, वेक्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद उससे अगला जो चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स का, वहां से आपने ये बुक स्टार्ट करनी है HC वर्मा की, उससे पहले नहीं करनी है। नॉन मेडिकल के लिए है HC वर्मा। 2 बुक हैं, 2 बुक सोल्व कर सकते हो आप। एक तो HC वर्मा सोल्व कर सकते हो, एक बुक का ही नाम है MCQ, बुक का नाम है MCQ, इस तरह बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा MCQ। डी मुखर्जी इसके राइटर हैं MCQ के, डी मुखर्जी। दोनों ही भारतीय भवन पब्लिकेशन की हैं, भारतीय भवन पब्लिकेशन की बुक है ये दोनों ही, HC वर्मा MCQ भारतीय भवन पब्लिकेशन की बुक है। ये दोनों बुक बच्चों को जरूर ट्राई करनी चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा, बहुत अच्छी बुक है ये, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। हाँ युवराज बिल्कुल सही कह रहा तू, युवराज ठीक है तू, तेरा आंसर सही है। चलो अब एक तो ये बुक की बता गई भाई, 2 बुक जो MCQ ना, MCQ। अच्छा ये दोनों बुक बहुत सस्ती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बुक है दोनों। सबसे सस्ती बुक बताई है मैंने सबसे। और हाँ मेडिकल की बताता हूं, मेडिकल के लिए एक बुक है एररलेस या DC पांडे, इनमें से कोई भी बुक सोल्व कर लो, एररलेस या DC पांडे। ये टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जिसको प्रैक्टिस करनी हो, तो ये बुक्स जो है मैं इनको प्रेफर करता हूं। मुझे दोनों बुक्स ठीक लगती है, एररलेस भी अच्छी बुक है मेडिकल के पर्पज से, और DC पांडे मेडिकल वाली, DC पांडे मेडिकल की, नॉन मेडिकल की भी आती है DC पांडे, मेडिकल की अलग निट्स के लिए आएगी, वो ले लेना। तो इनमें से कोई भी बुक क्वेश्चंस के लिए केवल ये क्वेश्चंस के लिए, तो आप इनमें से कोई भी बुक चाहो वो, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस इन पर रहती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगी, वरना तो दुनिया भर की बुक कितनी सोल्व कर लो, लेकिन बेसिकली ये अच्छी बुक्स हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
बेटा देखो एचसी वर्मा क्या है बता रहा हूं मैं। एचसी वर्मा जो है ना और एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको दिक्कत करेगा फिर एचसी वर्मा और ये पढ़ने के बाद एमसीक्यू के बाद। क्वेश्चंस तो कितने भी कर लो आप, क्वेश्चंस के लिए तो कुछ भी उठा लो, बहुत सारी हम भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे। नॉन मेडिकल के लिए अलग से पैकेज देंगे हम आपको आगे चल के ना, इस वेक्टर के बाद नॉन मेडिकल का अलग से पैकेज देंगे, वो पैकेज सोल्व कर लेना। ये कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स में क्या होता है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला नहीं रटना, हमने चीज को समझना है, तो उस चीज समझा देंगे आपको एचसी वर्मा और एमसीक्यू ये दोनों। ठीक है सफिशिएंट तो बेटा देखो अगर आपके पास टाइम है तो और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, चाहे कुछ पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। चलो अब देखो हमारे पास आर आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट था ये, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, थीटा इनके बीच में 60 डिग्री। अब कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालो। तो इसमें वैल्यू भरो, r इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 cos 60। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये होगा r इज इक्वल टू 10 यूनिट आंसर आ गया। ये कट जाएगा तो आंसर होगा 10 यूनिट। 10 रूट 3 नहीं है इसका, 10 है, ये तो देखना है, 10 रूट 3 नहीं है, 10 आएगा। और एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 यूनिट। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, कल मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कल अच्छी प्रैक्टिस होगी, कई सारे क्वेश्चन होंगे इस पर। थीटा है 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री, ये कह रहा है रिजल्टेंट निकालो, फाइंड द रिजल्टेंट। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 cos 120, cos 120 होता है माइनस 1/2, cos 120 मैं उम्मीद करता हूं आपको आता है, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, cos 120 माइनस 1/2 होता है, cos 120 माइनस 1/2, हाँ, तो r इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 50 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 50 रूट 3 यूनिट, ये आंसर आ जाएगा 50 रूट 3 यूनिट। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे ये। और एग्जांपल ले लेता हूं, एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, ये पॉइंट नोट करना जो मैं एग्जांपल अगला एग्जांपल लूंगा। लेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अगला एग्जांपल सुनो, मानो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालो, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, तो r क्या आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, r क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक पॉइंट नोट करना जो मैं बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से रिलेटेड। बेटा देखो ये एंगल 90 डिग्री है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट ये आया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। आप याद करो वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट भी यही आएगा, वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट मैं r डैश बोल दूं, वेक्टर एडिशन बता रहा हूं, सब्ट्रैक्शन में आ गया एडिशन का रिजल्टेंट। और देखो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर केवल 90 डिग्री की बात हो रही है, यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है ना, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। मैग्नीट्यूड इक्वल है, वैसे इक्वल मत कर देना। अगर वेक्टर एंगल 90 डिग्री है, देखो अगर एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स 90 डिग्री है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर इक्वल नहीं है, कहीं आर इक्वल मत कर देना, आर का मैग्नीट्यूड इक्वल कर सकते हो, आर इक्वल मत कर देना, रिजल्टेंट इक्वल नहीं है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर एंगल 90 डिग्री है तो। हाँ ये पॉइंट काम का है, पूछा जाता है, कंडीशन देके पूछा जाता है भी ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है,
तो इसका मतलब एंगल उनके बीच का 90 डिग्री है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सेम होता है। डायरेक्शन अलग लगाएंगी। हाँ, अरे भाई दोनों केस में सर डायरेक्शन इक्वल होंगी क्या? डायरेक्शन कैसे इक्वल होंगी? तभी तो मैंने लिखा नहीं, मैंने ओनली मैग्नीट्यूड बोला है। एडिशन में क्या होगा देख, एडिशन में देख, अगर एडिशन में तो रिजल्टेंट यहां आएगा, मान लो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट एडिशन का तो यहां आएगा, ए प्लस बी तो यहां आएगा, और ए माइनस बी यहां आएगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट यहां आएगा। डायरेक्शन इक्वल थोड़े नहीं है, देखो डायरेक्शन इक्वल नहीं है। डायरेक्शन इक्वल कहते नहीं, डायरेक्शन को सेम कहते हैं। वैसे डायरेक्शन के लिए इक्वल वर्ड नहीं यूज करते, सेम वर्ड यूज करते हैं। तो डायरेक्शन सेम नहीं है, एडिशन का रिजल्टेंट ऊपर है, सब्ट्रैक्शन का नीचे है।